हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। 2016 से 2025 तक के क्वेश्चन हम लोग एक एक लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज उस सीक्वेंस में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस 10 सालों में, उनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रिसेंट से पास्ट की ओर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, फाइंड द 2025 में यह है, फाइंड द एनर्जी इन जूल एंड रेडियस पिकोमीटर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2। मतलब दो क्वेश्चन है हीलियम प्लस का, ठीक है, और एनर्जी और रेडियस, लिथियम प्लस 2 का भी एनर्जी और रेडियस। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इनके लिए क्या फॉर्मूला है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का रेडियस, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। बस फॉर्मूला रिवीजन तो करना है। बोर मॉडल क्या होता है भाई? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है, बाद में पिकोमीटर कर लेंगे जो पूछा जाए। ये है रेडियस का फॉर्मूला। और एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जूल पूछेगा, जूल कर लेंगे। चलिए, तो ये तो फॉर्मूला हो गया कि भाई इसको हमको भाई दिमाग में रखना है। इस इन दोनों फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन है। वेलोसिटी का फॉर्मूला पड़ा, बोर मॉडल में जो डिराइव किया उस बेस पे क्वेश्चन है। अब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो आर एच ई प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0.529। देख लेते हैं अब अलग अलग, बस फॉर्मूला एक बार लिख लिया तो क्या दिक्कत है। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन क्या है? ऑर्बिट का नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ये आएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ये आएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। मतलब इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर में भी कर लेंगे, पिकोमीटर में भी कर लेंगे। तो 0.529 बाई 2। चलिए देख लेते हैं कितना भाई, सॉल्व कर ले रहे हैं। ऑप्शन दिया रहेगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन दिया था एग्जाम में, तब तो बहुत आसान रहेगा, तब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 0.529 डिवाइड बाई 2, 0.2645। 45 एंगस्ट्रॉम। चलिए इसको एंगस्ट्रॉम ही कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम में कितना पिकोमीटर? एक एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा कितना? एंगस्ट्रॉम बड़ा है, 100 पिकोमीटर। भाई सिंपल सी बात है, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर एक पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻⁻12 मीटर। तो अब इसमें कितना आ जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम में कितना? एक एंगस्ट्रॉम में कितना पिकोमीटर? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 0.2645 इंटू 100 पिकोमीटर, इंटू 100 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा ये? 26.45 पिकोमीटर। 26.45 पिकोमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इन पिकोमीटर। ठीक है, इन पिकोमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फिर इसी तरह लिथियम का निकाल लो। रेडियस ऑफ एल आई प्लस 2, 0.529। डायरेक्ट 100 कर देंगे इस बार। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में निकाले। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन पहला, जेड की वैल्यू लिथियम के लिए, जेड की वैल्यू कितनी होगी? एटॉमिक नंबर है 3। जेड की वैल्यू 3 इंटू 100। डायरेक्ट पिकोमीटर में ही निकालिए, मेहनत क्या करना, यहाँ से निकाल लोगे। क्या कैलकुलेशन ही तो नहीं। 52.9 बाई 3, 52.9 बाई 3, 17.63 पिकोमीटर। ये आ गया रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2। इसी तरह अब एनर्जी निकालेंगे। ये है रेडियस। अभी एनर्जी भी निकालना है, अभी एनर्जी भी निकालना है, सबका निकाल लेंगे एनर्जी। नोट कर ले। तो ये हो गया रेडियस ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, क्या है दिक्कत है? फॉर्मूला पता है तो रखो, निकालो, क्या करना है? कौन सा स्पेशल काम है भाई? हाँ, कैलकुलेशन है, बिल्कुल है। अब देखिए, अब रेडियस एनर्जी निकालना है इसमें जूल में। हमने लिखा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर, एन है ऑर्बिट का नंबर। जूल में, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। जूल में कितना हो गया?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल। अब किसका निकालना है, चलिए हीलियम प्लस का निकालते हैं। हीलियम प्लस का -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर, हीलियम का 2 का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर। क्या दिक्कत है, यहाँ से जूल में निकालना, चलिए इसको रहने देते हैं। ये हीलियम प्लस का रेडियस हो गया, अरे एनर्जी हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का, लिथियम प्लस 2 का -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कौन सा है जेड, जेड मतलब 3 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, अरे एटॉमिक नंबर लिथियम का जूल में आ जाएगा। क्वेश्चन आसान आया था, कैलकुलेटिव था, बिल्कुल कैलकुलेटिव था। इसमें फॉर्मूले पे ध्यान देना है, इस तरह वेलोसिटी वगैरह का फिर फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, वो भी आ सकता है। नेक्स्ट, find the ratio of wavelength of light absorbed by hydrogen atom when it undergoes transition from n is equal to 2 to 3। एक ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 3 में, एक ट्रांजिशन हो रहा है 4 to 6 में, तो कुछ वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेगा, उस वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो ये फॉर्मूला है रीडबर्ग फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला पहले देखो किस फॉर्मूले पे है, रीडबर्ग आर एच इंटू आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, ये रीडबर्ग फॉर्मूला 1/n2 स्क्वायर। आर है रीडबर्ग कांस्टेंट, आर की वैल्यू जरूरत नहीं है खैर इस क्वेश्चन में, लेकिन चलिए आर की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7 रीडबर्ग कांस्टेंट। जेड है एटॉमिक नंबर, n1 है लोअर लेवल, n2 है हायर लेवल, लोअर लेवल हायर लेवल। अब देखिए आर की जरूरत नहीं, ये तो फॉर्मूला हो गया रीडबर्ग फॉर्मूला। लेमडा है फोटोन का वेवलेंथ, तो पहले लिखेंगे 1/λ1। मान लेते हैं 2 से 3 में वो λ1 वाली वेवलेंथ ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो आर, आर रहने दो। कौन सा एटम है भाई, हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू 1, और कितना हो गया 2 से 3, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया पहला इक्वेशन। बस 2 इक्वेशन लिखना है, और क्या करना है, रेशियो करना है, और क्या करना है। दूसरा इक्वेशन 1/λ2 इजकल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर, कहाँ से 4 से 6, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप, हमको क्या करना है, λ1/λ2 निकालना है, λ1/λ2, तो हम क्या कर दें, इक्वेशन 2/1 कर दो। इक्वेशन 2/1 कर देंगे तो λ1 ऊपर चला जाएगा, तो λ1/λ2 आ जाएगा। इक्वेशन 2/1 कर दो, इक्वेशन 2/1 बहुत सिंपल है। कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। यही तो होगा इक्वेशन 1/2/1, इक्वेशन 2/1। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान कैलकुलेशन है कोई। ठीक है, तो ये हो गया 36 माइनस 16 अपॉन 9 माइनस 4 इंटू, इंटू हो गया 4 इंटू 9। इतना कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में फॉर्मूला बेस्ट को आता है, 4 इंटू 9 अपॉन 36 इंटू 16, यही तो होगा। चलिए 9 to 9 कैंसिल हो गया, ये 16 20/5, 20 डिवाइड बाई 5, 4/16 मतलब 1/4, 1/4, 1/4। भाई दो जगह लेमडा का इक्वेशन लिखा, λ1 का λ2 का 2/1 कर दिया, तो λ1/λ2 आ जाएगा। आर की वैल्यू की जरूरत थी नहीं, क्योंकि रेशियो करना था, रेशियो करना था इसमें। हम्म,
द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन है, उनके क्वांटम नंबर दिए हुए हैं। अब बताना है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑर्डर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? n प्लस एल पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजोमिथल क्वांटम नंबर। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा आएगा, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी अगर तो एनर्जी क्या होगा उस ऑर्बिटल का? ज्यादा आएगा। तो n प्लस एल जोड़ते हैं पहले के लिए, n प्लस एल, सबका n प्लस एल करना है 5। अरे 3 प्लस 4, सॉरी 4 प्लस 2 6। पहले केस में कितना आएगा? 6, ये हो गया। दूसरे केस में n प्लस एल कितना हो गया? 3 2 5। फिर तीसरे केस में n प्लस एल इक्वल टू 5। पहले सबका n प्लस एल बना लेंगे हिसाब, उसको देखते हैं क्या करते हैं। फिर चौथे केस में n प्लस एल इक्वल टू 4। अब ऑब्वियस है कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? जिसका n प्लस एल सबसे ज्यादा है। n प्लस एल सबसे ज्यादा किसका है? पहले केस में, ठीक है, 6 5 5 और 4। तो पहला सबसे एनर्जी किसका ज्यादा होगा? एनर्जी ऑर्डर। तो यहां लिखते हैं एनर्जी ऑर्डर, जिसका हाईएस्ट n प्लस एल हो, पहला। फिर अब दूसरा तीसरा दोनों में n प्लस एल बराबर हो गए। अब जब दो लोगों में n प्लस एल बराबर हो जाते हैं तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n की वैल्यू जिसमें ज्यादा होती है उसका एनर्जी ज्यादा आएगा। ठीक है, दो लोगों में अगर n प्लस एल बराबर हो गया तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ज्यादा हो, n की वैल्यू ज्यादा हो जो कि तीसरा है, उसका एनर्जी ज्यादा आएगा। कितना होगा? तो 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद सबसे बेकार आएगा 4 का। 1 3 2 4, 1 3 2 4। और बाउ रूल भाई वही किया जा रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट, identify the correct statement. The Balmer spectral line for H atom with lowest energy is located at 5 by 36 RH per centimeter. ये वही क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट है when temperature of black body radiation, black body increases the maxima of, मतलब maxima किसका? इंटेंसिटी और वेवलेंथ कर्व का मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो जरा सेकेंड स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ में, इंटेंसिटी और लेमडा में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा देखिए तो कैसा ग्राफ आता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, T1 क्या है? ग्रेटर देन T2। टेम्परेचर बढ़ने पे, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का कहाँ आता है? जब लोअर वेवलेंथ की ओर, मैक्सिमम इंटेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाती है? लोअर वेवलेंथ की ओर। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तो इन्होंने क्या लिखा? व्हेन टेम्परेचर इज ब्लैक बॉडी ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड्स, अरे देखो ना, ये इसी की तो बात, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी मैक्सिमम किधर शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो यही अभी क्वेश्चन है 1 बाय लेमडा वाला। जरा देखते हैं पहला स्टेटमेंट में ये किसका है। पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम। चलिए 1 बाय लेमडा विथ लोएस्ट एनर्जी। अच्छा, बाल्मर सीरीज की लाइन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? किसी भी लेवल से, n इक्वल टू 3 से 2, 4 से 2, n इक्वल टू डॉट डॉट इन्फिनाइट से 2। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी हायर लेवल से n इक्वल टू 2 में जंप करता है, वो वेवलेंथ जो आती है वो किस सीरीज में होती है? बाल्मर सीरीज, जो कहते हैं विजिबल रीजन में आता है। हाइड्रोजन एटम के लिए वो किस में आएगा? वेवलेंथ विजिबल रीजन में। अब जरा देखो, लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी कब आएगी? एनर्जी लोएस्ट कब होगी? एनर्जी लोएस्ट जब एनर्जी गैप कम होगा। जरा देखो एनर्जी गैप कब को यहां होगा? लोएस्ट एनर्जी कब होगी? जब क्या हो? एनर्जी गैप कम हो। जरा देखो सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी गैप किस में होगा? 3 से 2 के बीच में। सबसे कम एनर्जी गैप किस में होगा? 3 से 2 के बीच में। जरा देखिए इसको,
अरे भाई आगे चल के एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप का कब में होगा? इनफाइनाइट से 2 में। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ होगा? इनफाइनाइट से 2 में। सबसे कम किस में होगा? 3 से 2 में। तो हमको 3 से 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ हमको वेवलेंथ हमको निकालना है। 3 से 2 करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, अच्छा पर सेंटीमीटर में 1/λ ही निकालना है। तो ये हो गया कितना? RH इंटू जेड स्क्वायर। जेड मतलब 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है। देखो जरा कैसे हमने तय किया कि बाल्मर सीरीज है तो लोअर लेवल तो 2 ही होगा। बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं तो लोअर लेवल कहाँ होगा? 2 से 2 होगा। अब लोएस्ट एनर्जी कब होगा भाई? 3 से 2 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है। बाल्मर सीरीज मतलब क्या हुआ? 3 से 2 ट्रांजिशन, 4 से 2, 5 से 2, इनफाइनाइट से 2। लेकिन सबसे लोअर लेवल कहाँ होगा? जहाँ गैप कम हो, सबसे लोअर एनर्जी गैप 3 से 2 में। तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग कुछ 1/λ निकालना है। वाई 1/λ? ये दिखा है लेमडा भाई। मान लो लेमडा की यूनिट क्या होती है? लेमडा मतलब लेंथ ही तो है। ये पर, ठीक है, पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 1/λ की बात कर रहे हैं। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 1/λ इजकल टू 9 माइनस 4 अपॉन 5/36। 5/36 आ जाएगा ये 4 9 36 RH। ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है 1/λ, ठीक है, 5/36 इंटू RH। तो ये भी सही है, फिर ये भी सही है। लोवेस्ट एनर्जी, तो लोवेस्ट एनर्जी का स्पेक्ट्रल लाइन यही होगा 3 से 2 में ट्रांजिशन, ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग 1/λ आ रहा है 5/36 RH। 5/36 RH चेक कर लीजिए। 3 से 2, 3 से 2, 9 माइनस 4, ठीक है सही। नेक्स्ट क्या है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। वो हमने क्वांटम नंबर जो पढ़े, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? अरे सिंपल, याद करिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बात करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल का, ठीक है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, एल की वैल्यू। एमएल क्या है? ओरिएंटेशन, एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, जेड के लॉन्ग है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके अपोजिट स्पिन को दिखाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो वही या डेटा है। एन क्या दिखाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सजेस्ट साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। फिर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, है कि नहीं? अरे भाई एल इजकल टू जीरो, एल इजकल टू जीरो, कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकल। एल इजकल टू 1, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बेल, डम्बेल। फिर एल इजकल टू 2, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कैसा? तो डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। हाँ, इस जो डम्बेल है इसके भी 3 ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेकिन तीनों तो डम्बेल ही होते हैं भाई। कोई भी पी ऑर्बिटल हो, पी एक्स हो चाहे पी वाई हो चाहे पी जेड हो, ऐसे तो दिखता है। तो ये है एल क्या डिनोट करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। एम एल क्या डिनोट करता है? ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस डिनोट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। भाई पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है। एल इक्वल टू, भाई डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बेल। अभी कई सारे टाइप का हो सकता है, अभी आगे देखेंगे। कई टाइप का हो सकता है, उसमें से एक बनाया है मैंने। भाई डी के 5 ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एमएस स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसकी 2 वैल्यू होती है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, जो डिनोट करता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका अपोजिट स्पिन डायरेक्शन, अपोजिट स्पिन डायरेक्शन। The energy of electron in ground state of helium plus ion is minus x joule. Then find the energy of electron in n is equal to 2 state of for beryllium plus 3। ठीक है, अभी देखा था हमने एनर्जी का फॉर्मूला जूल में क्या होता है? -13.6। अब जूल में, क्योंकि यहाँ जूल में लिखा हुआ क्या? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये है जूल पर एटम, एक एटम की बात है।
ठीक है, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, देखना इसमें सॉल्व नहीं कर, रेशियो है तब क्या सॉल्व करना है भाई। जूल में -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कितना इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, जूल में ये आ गया। अब जरा देखो ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के लिए ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस मतलब हीलियम प्लस 1 के n=1 लेंगे वहां पे, -13.6, चलिए इसकी वैल्यू दी है -x, ये तो फालतू में लिख रहे हैं। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर, ग्राउंड लेवल में n=1, ये हो गया हीलियम की बात, ये हो गया हीलियम का। अब निकालना है आपको एनर्जी किसका, एक्स के टर्म में एनर्जी निकालनी है बेरिलियम के सेकेंड स्टेट की, बेरिलियम के सेकेंड लेवल की, ठीक है। चलिए बेरिलियम के सेकेंड लेवल की एनर्जी मान लो कि ई है, मान लो कि एनर्जी ई है, दैट विल बी -13.6 इंटू 1.6, देखा ये फालतू का टर्म है, कांस्टेंट कट जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन कितना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहां से हम रेशियो कर लेंगे, अरे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखो। अगर हम 2/1 करें, इक्वेशन 2/1 ई अपॉन -x इजकल टू, ये सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा कितना 16/4, 4 बाई, वो भी 4 ही आएगा क्या, 4 ई इजकल टू आ जाएगा -x के बराबर, उतना ही आ जाएगा फिर, -x जूल, उतना ही आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, ठीक, -x जूल, फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इनकरेक्ट सेट देखते हैं। पहला n=4 के लिए, n=4 के लिए l क्या क्या हो सकता है, l क्या होता है 0 से n-1 तक, भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है, पहला ऑप्शन चेक करिए, ये ऑप्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 0 1 2 3, 0 से n-1 तक, 0 1 2 3, 0 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो L3 लिखा हुआ है, अगर L3 है, अगर L3 है तो M क्या क्या हो सकता है, ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से कहां तक, -L2 + L इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, -3 -2 -1 0 1 2 3। स्पिन क्या हो सकता है, +½ चाहे -½ स्पिन क्वांटम नंबर +½ चाहे -½ बिल्कुल हो सकता है। तो पहला तो सही है, पहला सही। फिर देखो n=5 है, l=2 है, कोई बात नहीं। अब l= अगर 2 है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है, L2 है, ml क्या होता है, कहां से कहां तक लिखिए, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, 0 तो आएगा इसमें। भाई अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, -L2 + L, कितना हो जाएगा -2 -1 0 1 2। अब देखिए इसमें फालतू लिखा, 0 गायब कर दिया इन्होंने, 0 तो गायब कर दिया, मतलब ये इनकरेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। भाई L2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -2 -1 0 1 2, 0 लिखा नहीं, तो इनकरेक्ट सेट। Identify the correct statement. The value of wave function psi depends on the coordinates of electron in atom. Psi amplitude function किस पे डिपेंड करता है, that is function of r as well as function of theta and phi। बिल्कुल भाई, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स आर थीटा फाई, आर थीटा फाई, स्फीयर में ही तो कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो बिल्कुल साई जो है एम्पलीट्यूड फंक्शन साई डिपेंड्स ऑन आर एज वेल एज थीटा एंड फाई।
ये है एम्पलीट्यूड फंक्शन, जो कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, जो कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। एम्पलीट्यूड फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। नहीं भाई नहीं, तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? साई स्क्वायर पे। साई स्क्वायर एम्पलीट्यूड फंक्शन नहीं है, अरे ऑर्बिटल वेव फंक्शन नहीं है। साई स्क्वायर क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तो फालतू है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, साई पे नहीं, साई स्क्वायर पे। इन सब चीजों को ढंग से रिवीजन करिए भाई। ऑर्बिटल वेव फंक्शन मतलब वही एम्पलीट्यूड फंक्शन। सिंपल सी बात है, देखो प्रोबेबिलिटी भाई, एम्पलीट्यूड फंक्शन प्लस माइनस दोनों हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक पॉजिटिव वैल्यू है भाई। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव वैल्यू है, तो भाई यहाँ साई तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही साई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, साई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एनएम, नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। अब अभी क्वेश्चन में देखा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से कहां तक वेरी करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय ml, ml वेरीज फ्रॉम कितना? -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। तो कितना आ जाएगा टोटल? टोटल कितना आ जाएगा? सिंपल कोई वैल्यू ले लो, याद नहीं करना है, फॉर्मूला मान लो नहीं याद है, मान लो एल इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू 1 है, तो एम एल क्या क्या होगा? एम एल क्या क्या होगा? -1 0 1, -1 0 1। एल इक्वल टू 2 है, तो एम एल क्या क्या होगा? -2, अभी कर रहे थे, -1 0 1। मतलब इन जनरल किसी गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, ठीक है, एल, टोटल वैल्यू ऑफ एम एल कितना होगा? टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 2l+1, 2l+1, यही तो होगा। देख लो भाई, एल इक्वल टू 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज है? 3, रख के देख लो। एल इक्वल टू 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज है? 3, आ जाएगा 3। एल इक्वल टू 2 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज है 5, 3 के लिए 7, आ जाएगा उस तरह से। तो ये आंसर है 2l+1। टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 2l+1। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। फालतू है, 2 फंडामेंटल नहीं, 3 है, ठीक है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कर दीजिए इसको फालतू। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, बिल्कुल 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सही है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, आइसोटोप क्या है? केमिकली सेम होते हैं। केमिकली क्या होते हैं वो सब? सेम सेम रिएक्शन देते हैं। कार्बन चाहे 12 को जलाइए तो भी CO2 बनेगा, वो कार्बन 14 को जलाइए तभी CO2 ही बनेगा। केमिकली सेम रिएक्शन है उनका, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स और
न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो नहीं, भी गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अरे न्यूक्लियस में रहते हैं इसी वजह से। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल उनको सब एटॉमिक पार्टिकल का आइडिया नहीं था। एटम इज फर्दर इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, पोर्शन ऑफ एन मैटर। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं की थी डाल्टन्स ने। इसका मतलब उनके हिसाब से ये स्टेटमेंट तो सही है। कौन कौन सा हो जाएगा? बी, सी और ई। बी, सी और नेक्स्ट क्या है? एन इजकल टू। अरे भाई देखो, अभी तो किया था। इसमें ऑर्बिटल्स को मिलाना है। एल इजकल टू 1 किस ऑर्बिटल की बात करता है? एस ऑर्बिटल। ओहो, एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है, कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, पी ऑर्बिटल। 2 है, डी ऑर्बिटल। 3 है, एफ ऑर्बिटल। बस हो गया। एन इजकल टू 2, एल इजकल टू 1, मतलब 2p। 2p, 2p कौन सा है? ये 2p। 2p। एल इजकल टू 3, एल इजकल टू 2, 3d। 3d, 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 3d। फिर एल इजकल टू 3, एल इजकल टू 0, 3s, 3s, 3s। 2, एन इजकल टू 2, एल इजकल टू 0, 2s। अरे ये आइडिया है तो हो जाएगा, ये आइडिया है तो हो जाएगा, क्या करना है? When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on a surface of metal, electrons are emitted। मतलब ये है क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखिए, with kinetic energy of this much joule per mole, what is the minimum energy needed to remove an electron from metal? इसको वर्क फंक्शन भी तो बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। हर मेटल का स्पेसिफिक वर्क फंक्शन कुछ होता है। तो देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ कौन सा? आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या है? लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, एच नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अरे जो मिट हो रहे हैं, फोटोन डालने पे इलेक्ट्रॉन, भाई फोटोन डालने पे अप्रोप्रिएट एनर्जी के फोटोन डालने पे किसी मेटल सरफेस से क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वही, यही तो है वर्क फंक्शन। ये जो लिखा हुआ है, मिनिमम एनर्जी नीडेड, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। बस बस, ये है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, जूल पर मोल में दिया है, याद रखना। तो 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, जूल पर मोल, दैट इज इक्वल टू। अब फोटोन का एनर्जी निकालना है हमको। फोटोन का कितना है? फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा 6.6 की वैल्यू इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेवलेंथ है, किसमें लेंगे? मीटर में। 300 नैनोमीटर है तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये है एनर्जी ऑफ एक फोटोन, वन फोटोन की एनर्जी। अब हमको पर मोल के हिसाब से डील करना है, तो पर मोल का कितना हो जाएगा? ये है एक फोटोन की एनर्जी, याद रखना, एक फोटोन, लेकिन हमको एक मोल के लिए चाहिए सब कुछ। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन।
लेकिन वो एक मोल एटम की बात कर रहे हैं, तो एक मोल एटम के लिए कितने हो जाएंगे फोटोन इनटू अवोगाद्रो नंबर, इनटू अवोगाद्रो नंबर। ये बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। एक फोटोन की एनर्जी जूल में, वन फोटोन की एनर्जी जूल में इनटू, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर, तो एक मोल के लिए हो जाएगा वो, एक मोल के लिए। अब माइनस वहां से वर्क फंक्शन, यहां से हमको वर्क फंक्शन आ जाएगा जूल पर मोल में। ये कैलकुलेशन कर लेना, आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये थी कि क्या क्या इसमें, इसमें जूल पर मोल में, जूल पर एटम नहीं, जूल पर मोल में डील करना था, ठीक है। हमको नंबर ऑफ फोटोन को भी अपडेट करना पड़ेगा। नोट कर ली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द 5D, याद रखिए, तला इस क्वेश्चन को देखिए, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स, भाई डी के 5 होते हैं, ठीक है, आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। अब देखो, चाहे 5D बनाइए चाहे 4D का बनाइए, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई भी डी हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, तो उनके 5 ओरिएंटेशन होते हैं, डंबल के 5 ओरिएंटेशन, नाम जरा देखिए, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे 6D हो। शेप तो यही मान लो कि ये एक्स वाई है, तो ये कहलाएगा डी एक्स वाई। फिर इसको वाई जेड कर दीजिए, ये हो गया टी वाई जेड। फिर इसको करा दीजिए, एक्सिस का नाम बदल दीजिए, उससे क्या मतलब है, एक्स जेड, तो ये कहलाता है डी एक्स जेड। फिर है ये टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक ये क्या कहलाता है, ये है जेड एक्सिस अगर, तो ये है डी जेड स्क्वायर। आप जरा देखिए, तो ये है डी के 5 ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन है। इसमें से इन तीनों को क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड क्या है, ये तीनों क्या है, नॉन एक्सियल। और ये दोनों क्या है, ये दोनों लास्ट के दोनों एक्सिस के लॉन्ग जो लाई कर रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये दोनों एक्सियल और बाकी तीनों क्या कहलाते हैं, नॉन एक्सियल। अब कोई भी डी को 4D 3D 5D 6D बनेंगे ऐसे, किसी भी डी के आप ऑर्बिटल बनाइए, चाहे 5D के 5 ऑर्बिटल बनाइए, चाहे 3D के बनाइए 5 ऑर्बिटल, किसी भी डी के बनाइए, बनेगा तो ऐसा ही। तो अंतर कहाँ रहेगा, अंतर तो है बिल्कुल, अंतर होगा उनके साइज में, अंतर होगा उनके साइज में। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, तो शेप नहीं बदलेगा, शेप ऐसा ही रहेगा। चाहे 3D का बनाइए, चाहे 4D का, चाहे 5D का, चाहे 6D का, शेप ऐसा ही बनेगा, ठीक है। मतलब आप 3D एक्स वाई ड्रॉ कीजिए, चाहे 4D एक्स वाई ड्रॉ कीजिए, चाहे 5D एक्स वाई ड्रॉ कीजिए, शेप यही रहेगा, लेकिन साइज बढ़ता जाएगा। 5D एक्स वाई का साइज 4D से ज्यादा होगा, 4D एक्स वाई का साइज 3D एक्स वाई से ज्यादा होगा। क्यों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा, शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा। शेप ओनली डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ओनली डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जरा देखिए, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। बिल्कुल बिल्कुल साइज अलग अलग होगा भाई। ये कह रहे हैं, जरा देखिए इस सवाल को समझिए, कि अगर पूछा जाए आपको कि 4D XY और 5D XY में किसका साइज बड़ा होगा, तो बिल्कुल इसका साइज बड़ा होगा, 5D XY का। 3D XY इससे भी पीछे आएगा। तो हमने तीनों के DXY ऑर्बिटल्स का कंपेरिजन किया, तो बनेगा तो तीनों ऐसे ही बनेगा, तो DXY तीनों का ऐसा ही, लेकिन साइज का फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही। फिर ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स, चलिए 4D में लेते हैं, हैव शेप सिमिलर टू दैट ऑफ रिस्पेक्टिव 3D। अरे हाँ यार, यही तो बात है, चाहे 3D XY बनाइए, चाहे 4D XY बनाइए, चाहे 5D, चाहे 6D, जब तक DXY लिख रहे हैं, जब तक नाम में DXY आ रहा है, तब तो शेप यही बनेगा जो बना हुआ है, डबल डम्बल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। DZ² बनाइए, चाहे 3DZ² बनाइए, चाहे 4DZ² बनाइए, चाहे 5D, बनेगा यही, साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो ये भी सही।
इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट। ये है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्सेंस में ये पांचों डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिजेनरेट, मतलब इक्वल एनर्जी के होते हैं। ठीक है, आप इनकी स्प्लिटिंग की बात तब करते हैं क्वांटेशन केमिस्ट्री में, बाहर से लाइगेंड आ रहा है तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन इन ऑब्सेंस ऑफ, तो वही फ्री स्टेट बात कर रहे हैं, इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये पांचों डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी के। वो भी सही है। अब जरा देखिए, द शेप ऑफ dxy dx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड द शेप ऑफ dxy dxj dyz आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। जरा देखते हैं, सामने इसलिए बनाया गया है। जरा देखिए, dxy dyz dxz ये क्या कहलाते हैं, ये तीनों मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये तीनों क्या कहलाते हैं, नॉन एक्सियल। dxy dxz dyz ये कहलाते हैं नॉन एक्सियल। सिमिलर है शेप, बिल्कुल सही है। ये तीनों को देखो जरा, ये तीनों का शेप क्या है, सिमिलर है। लेकिन क्या इन दोनों का शेप सिमिलर है, ये दोनों का? क्या dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिमिलर शेप के है सामने बना हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही है इनकरेक्ट। वो तीनों तो ठीक है, सिमिलर है। जो नॉन एक्सियल वाले हैं, नॉन एक्सियल है वो तो बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन एक्सियल के जो दोनों है, ये दोनों एक्सियल कहलाते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक्सिस के लॉन्ग लाई करने वाले। इनका शेप तो अलग अलग है भाई। ये कह रहा है सिमिलर, नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी इंफॉर्मेशन था इसमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, ऑर्बिटल का साइज। एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज दिस मच, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला दिखा है। रेडियस nth ऑर्बिट का क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम में करें इंटू 100 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर में, n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, यही तो होता है पिकोमीटर। मतलब 52.9 कर दो, 52.9 इंटू। अब क्या करना है, रेडियस ऑफ हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ क्या लिथियम प्लस 2, ये तो उसको कोई जरूरत नहीं है। लिथियम प्लस 2 के थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा, तो पिकोमीटर में निकालना है तो 52.9 थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, लिथियम का एटॉमिक नंबर भी 3, तो ये हो गया 52.9 इंटू 3, यही तो आएगा 52.9 इंटू 3। बहुत सिंपल है, 158.7 पिकोमीटर, 158.7 पिकोमीटर। वन 158.7 पिकोमीटर। नेक्स्ट, a particular station of all India radio New Delhi broadcast this much on frequency of this much, इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है, c इक्वल टू न्यू लिम्डा। c है लाइट की वेलोसिटी, न्यू है फ्रीक्वेंसी, लिम्डा है वेवलेंथ। ठीक है, c दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸, ये है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, ये किलो हर्ट्ज है, तो इंटू 10⁻³ कर दो, इंटू लेमडा कर दो, तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा मीटर में आएगा, यहाँ से लेमडा मीटर में आ जाएगा। 3 इंटू 10⁸ अपॉन इंटू 10⁻3, यहाँ से लेमडा आ जाएगा मीटर में, यहाँ से लेमडा मीटर में आ जाएगा। C इक्वल टू न्यू लेमडा। किलो हर्ट्ज को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, हर्ट्ज में, पर सेकेंड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। जरा देखते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा 26 है, एमएन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 25,
अब +2 का मतलब Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई एटॉमिक नंबर 26 है, Fe में 26 इलेक्ट्रॉन, +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 24। Mn में कितने इलेक्ट्रॉन? 25। Mn+2 करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 23। ये तो पहला ही आंसर है, आप बाकी देख लीजिएगा, बाकी देखिए, करना ही नहीं। खैर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। F का एटॉमिक नंबर है 9, F माइनस में इलेक्ट्रॉन 10, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है। खैर, बाकी चेक कर लेना, आ जाएगा। ये दोनों पहले वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन? याद करिए भाई, कहीं से लेके n=, अगर n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2 से लेके इन्फानाइट है, ठीक है, तो कौन सा सीरीज होता है? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज किस में आता है? हाइड्रोजन एटम के लिए यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है, पढ़ लिया सब लोग ने, अल्ट्रा वायलेट रीजन। फिर से मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में, इन्फिनाइट से 1 में आए, ये सारी वेवलेंथ जो आएंगी दैट विल लाई इन लाइमन सीरीज, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अगर n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू है 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, तो यही तो है, यही है बाल्मर सीरीज। किसमें आता है? ये आता है विजिबल रीजन। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए विजिबल रीजन में यही आएगा। पास्टन सीरीज किसमें आएगा? इंफ्रारेड में। ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन में। इसमें क्या होता है? n1 की वैल्यू है 3, n2 की वैल्यू है 4 से लेके इन्फिनाइट तक। इसमें n1 की वैल्यू है 4, n2 की वैल्यू है कहाँ? 5 से लेके इन्फिनाइट तक। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अभी किया था n+l, n+l। भाई राइट, l इजकल टू 0 तो क्या होता है? s ऑर्बिटल l इजकल टू 1, p ऑर्बिटल l इजकल टू 2, d ऑर्बिटल l इजकल टू 3, f ऑर्बिटल। जोड़िए, n+l जोड़िए सबका, तो इसका n+l ये कितना हो जाएगा? n+l 4d। 4d के लिए n+l 4 + 2 इजकल टू 6, 5p के लिए 5 + 1 इजकल टू 6, 6 + 1 इजकल टू 7, 5 + 3 इजकल टू 8। सबसे ज्यादा एनर्जी 5f का, भाई 8 है उसका n+l 5f के लिए। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? 6p का। फिर अब 4d और 5p, 4d और 5p में दोनों का n+l बराबर हो गया। जब दोनों का n+l बराबर हो जाए तो जिसका हायर वैल्यू ऑफ n हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो पहले आएगा 5p, फिर आएगा 4d। 4d ये है एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। n+l 6p और 5p का क्या हो गया? नहीं, 5p और 4d का n+l बराबर हो गया, चूंकि 5p का n ज्यादा है 5, तो वो पहले आएगा, उसका एनर्जी ज्यादा होगा कंपेरिजन टू 4d। Which of the following is wrong statement? The orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to 0। देखते हैं, देखते हैं, ये तो फॉर्मूला है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या मैग्नीट्यूड कितना होता है? ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है फॉर्मूला उसका? √L, l+1 h/2π। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L आप जानते हैं। इस ऑर्बिटल के लिए L कितना होता है? फॉर एस ऑर्बिटल एजमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 0। तो ऑब्वियस है इस केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का 0 रख दो, आ गया क्या? 0 आ गया। पहला तो सही, पहला स्टेटमेंट सही है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। बिल्कुल सही है। ऑर्बिटल को दिखाने के लिए कौन से क्वांटम नंबर चाहिए इनको? 3, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
इन तीनों से हम ऑर्बिटल को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ऑब्वियस है, उस केस में जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ऑर्बिटल का काम, ऑर्बिटल का डेजिग्नेशन तो बस एन, एल और एम एल से हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हो जाएगा। लेकिन अब उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए तो इसी ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए क्या क्या सेम हो जाएगा? एक ही ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या सेम हो जाएगा? एन, एल, एम एल तो सेम हो जाएगा, लेकिन तो भाई कुछ तो डिस्टिंक्शन चाहिए। तो वो चौथा डिस्टिंक्शन क्या है इनके लिए? चौथा डिस्टिंक्शन कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। एक का लेते हैं हम प्लस हाफ, दूसरे का लेते हैं माइनस हाफ। तो बिल्कुल इसके लिए 4 क्वांटम। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो चारों को बताना पड़ेगा। तो दूसरा भी सही है। सी, डी देखिए, द वैल्यू ऑफ एम फॉर डीजेड स्क्वायर इज 0, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डीजेड स्क्वायर के लिए कितना होता है? 0। इवन पीजेड के लिए भी कितना होता है? एमएल की वैल्यू 0। फिर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, ठीक है, 1s2 2s2। अब देखिए गड़बड़ हो गया ये 2p3 को जरा देखिए, ये किस रूल को वायलेट कर रहा है? ये देखिए ये हंस रूल को वायलेट कर रहा है। क्या कहता है हंस रूल? कि भाई जब अगर ये हंस रूल देखो ये वायलेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है 2p में, 2p3। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक साइड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो क्या होना चाहिए था? 2p3 अगर भरना है तो 2p3 को या तो आप ऐसे दिखाइए, जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनको उनका पैरेलल स्पिन दिखाइए। पैरेलल स्पिन का मतलब है उनको या तो ऐसे दिखा दो, 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन को एक साइड स्पिन, चाहे कोई ऐसे भी दिखा सकता है, उससे क्या दिक्कत है? चाहे डाउनवर्ड एरो दिखा दो, उससे क्या मतलब है? पैरेलल स्पिन चाहिए किसी सिंगल डायरेक्शन में। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो पेयरिंग करेंगे। इसमें क्या किया उन्होंने? ठीक है, इसको ऊपर दिखाया, इसको ऊपर दिखाया, इसको नीचे दिखा दिया, सीधे गलत है। ये किसको वॉयलेट कर रहा है? तो ये गलत हो गया, यही आंसर है हमारा। ये हर्ट्ज रूल को वॉयलेट कर रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, या तो तीनों अपवर्ड दिखाओ या तीनों डाउनवर्ड दिखाओ। स्टेटमेंट वाले बड़े क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ठीक है, पहला, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई ग्रेटर देन एच ऑन 4 पाई। आप जरा देखते हैं क्या ऐसा होता है क्या? जरा इसको देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कैसे होता है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम, बिल्कुल मैटर वेव्स। अब पहला देखते हैं, ये तो सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है पहला। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इसी चीज को हमको यहाँ एनर्जी के टर्म में लिखना है। आप जरा देखो, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। अरे भाई हाफ एम बी स्क्वायर को ही लिखा गया है पी स्क्वायर बाई 2m, कुछ स्पेशल नहीं लिखा है मैंने। हाफ एम बी स्क्वायर को ही हमने क्या लिखा है? पी स्क्वायर बाई 2m। चलिए इसी को ई लिख देते हैं, इसी को हम ई लिख देते हैं। बस इसी फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को हमको एनर्जी के टर्म में लिखना है, आ जाएगा। तो यहां से जरा देखो, अगर हम डी बाई डी पी करें, डी बाई डी पी मतलब एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, तो ये हो जाएगा 2p अपॉन 2m डी पी बाई डी एम आ जाएगा। डी पी बाई डी हो 2p बाई 2m, डीपी बाई 2p बाई 2m, सॉरी। अब p को क्या लिख सकते हैं हम? मोमेंटम को mv, तो 2mv अपॉन 2m, 2mv अपॉन 2m। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, अब d को लिख सकते हैं डेल्टा ई, dp को लिख सकते हैं डेल्टा p। तो हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा ई इजकल टू वी इंटू डेल्टा पी। डेल्टा ई इजकल टू वी इंटू डेल्टा पी। एक चीज को देखिए ध्यान से, आ जाएगा। उसको कन्वर्ट करना है बस हमको, उसको, उस फॉर्मूले को हमको एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करना है भाई। वो तो जानते ही, तो सबसे फेमस है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यार देखो, मतलब मोमेंटम की जगह कुछ एनर्जी का टर्म लाना है। अब देखिए, मोमेंटम की जगह एनर्जी का टर्म,
तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी की जगह लिख सकते हैं हम डेल्टा ई अपॉन वी। अब वी क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है एक्स बाई टी, ठीक है। चाहे डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब इसमें हमको इंट्रोड्यूस करना है, तो डेल्टा पी लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा ई बाई वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जरा देखना वहां से, और इसको लिख दिया हमने डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ए भाई v इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, उसी को तो लिखा है इंटू डेल्टा एक्स। आ जाएगा ये एच अपॉन 4 पाई। ओहो, चेक करिए, आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी ऊपर चला गया। तो अल्टीमेटली देखते हैं कि वही चीज का इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला कनेक्टेड है आपस में, एक ही चीज तो है भाई, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया, देख लो इसको, देखो उसी चीज को जो भाई सबसे कॉमन यही है, उसको हम इस तरह से एनर्जी के फॉर्मेट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको भी ही लिखिए, ठीक है, इसको भी लिखते हैं, क्या जरूरत है फालतू में। भाई वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो पहला भी सही है। फिर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, बिल्कुल हमने पढ़ा है, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल, इस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। फिर एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। यही बकवास है, यही स्टेटमेंट गलत है, जरा इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए 2s की एनर्जी 2p से कम होती है? नहीं पढ़ा है तो ढंग से पढ़ो सब। अब जरा देखो वैसे तो हम जानते हैं कि 2s की एनर्जी भाई, ठीक है, 2s इज लेस देन, भाई नॉर्मली क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑर्डर लिखते हैं आप। इसको हटाइए फालतू, तो पहला तो सही है, एनर्जी ऑर्डर क्या लिखते हैं 1s, फिर 2s आता है, फिर उसके बाद 2p आता है, फिर 3s, फिर क्या आता है 3p, 4s, 3d, जो भी बकवास आता है। लेकिन ये वैलिड किसके लिए, ये है वैलिड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ऐसे स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट 2 तो हो, हेलियम, लिथियम, जो भी। ये है किसके लिए, ये एनर्जी ऑर्डर है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी जो है n प्लस एल दोनों पे, n और l दोनों पे डिपेंड करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑर्डर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी ऑर्डर जो है n l दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी डिपेंड्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किस पे, n और l दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी ओनली ऑन, इस पे केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी ऑर्डर क्या है 1s। जब n बदलेगा तभी एनर्जी बदलेगा, 2s इक्वल टू 2p, चाहे 2s लिखिए चाहे 2p बराबर एनर्जी की, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 ही है। फिर प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ा, एनर्जी बढ़ गई, 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, फिर क्या आएगा 4s इक्वल टू 4p। जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है एनर्जी नहीं बदलेगी, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ये है एनर्जी ऑर्डर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये तो सीधे गलत है भाई,
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी? सेम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी? सेम। केवल n पे डिपेंड करता है, l पे नहीं, जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में n और l दोनों पे डिपेंड करता है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस? अगर आपने देखा है एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल अभी बनाया था हमने, एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से थे? ठीक है भाई, डी के 5 ऑर्बिटल ड्रॉ किए थे, और जो एक्सिस के लॉन्ग लाई ऑर्बिटल थे, फिर से बनाते रहे उसको, जो एक्सिस के लॉन्ग जो लाई कर रहे थे वो थे कौन से? ये डी जेड स्क्वायर था, जेड के लॉन्ग लाई करने वाला, ये था डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्सिस से, और कौन सा? डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? एक्सियल ऑर्बिटल्स, और बाकी तीनों को नॉन एक्सियल, एक्सियल ऑर्बिटल, और ये बाकी तीन जो थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, दे विल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। How many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3, l is equal to 1, n is equal to 3 है, l is equal to 1 है, कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? 3p। 3p में भाई l is equal to 1 है तो ml क्या क्या होगा? -1 0 1, ठीक है, -1 0। 3p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। लेकिन जरा देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स नहीं है, ऑर्बिटल बड़ा वर्ड है, ठीक है। कई लोग इसका आंसर 6 लिख देंगे भाई, 3p में 3 ऑर्बिटल है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा आंसर 6। लेकिन क्या पूछ रहा है? इन द ऑर्बिटल फॉर विच, इन द ऑर्बिटल फॉर विच, बात कर रहा है कि इनमें से किसी एक ऑर्बिटल में, ये 3p के जो तीनों ऑर्बिटल हैं, 3px 3py 3pz, उनमें से किसी एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो अरे भाई 3p हो चाहे 3d हो, कोई भी ऑर्बिटल हो चाहे 3s हो, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के। किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई। 3p 3d से क्या मतलब? गलती मत करना, ये नहीं कि 3p है तो 3 जोड़ के 6 कर देना। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, बिल्कुल कैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। अभी सब क्वेश्चन देख चुके हैं, सब क्वेश्चन भाई। 2 इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन के, उनके लिए क्या है? ms, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कशन फ्रॉम 2016 टू 2025 जो नीट में आए थे। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल हो, आपको आइडिया दिलाए क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, और पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। इससे केवल काम नहीं चलेगा, थोड़ा और पुराने क्वेश्चन भी करिए। ये तो बस मतलब 10 साल के थे, और भी थोड़ा पीछे जाइए, और प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर बता दिया जाएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं डिस्कशन के लिए, मजा आएगा।